अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्यू शॉर्ट लेक्चर फॉर व्यू स्टूडेंट फ्रॉम हाफिज़ा ज़फ़र। तो कैसे सब स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और कामयाबी अता करें। तो बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे बोला था कि मैम आप फिज़िक्स 101 पर भी लेक्चर बनाएं, मैथ 403 पे। तो आज जो है फाइनली मैं फ़िज़िक्स 101 पे जो है फर्स्ट लेक्चर अपलोड करने जा रही हूँ। और होप सो कि आपको मेरे दूसरे लेक्चर्स की तरह इस लेक्चर की भी काफ़ी ज़्यादा समझ आएगी। और इसमें भी मैं शॉर्ट लेक्चर ही बनाऊंगी इंशाल्लाह, जिसमें आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, आपको पता भी लग जाएगा कि इसमें क्या क्या करने वाला, क्या क्या शॉर्ट क्वेश्चन है, क्या क्या क्विज इसमें आ सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेक्चर शुरू करने से पहले मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन का जो ऑप्शन है उसको भी क्लिक कर दें, ताकि मेरे हर नए लेक्चर की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास हो। और स्टूडेंट्स, मैं आपको एक ज़रूरी बात बता दूं कि जो समझते हैं कि बुक बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत टफ है, या फिर पढ़ने में थोड़ी मुश्किल है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये जो मेरी, अगर मैं अपनी बात करूं तो ये जो मेरा सब्जेक्ट था, मुझे ये शुरू से ही बहुत फेवरेट रहा है। उन स्टूडेंट्स के लिए तो मुश्किल होनी ही नहीं चाहिए जिन्होंने मैट्रिक में या एफएससी में ये जो है फिज़िक्स पढ़ी होगी। ठीक है, तो आपने इस बुक को बहुत इंजॉयफुली के तौर पर आपने इसको एज आ इंजॉय भी करना है और साथ में पढ़ना भी है। ठीक है, और इसको बहुत इत्मीनान से इसकी तैयारी करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चले टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। पहला लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स, फिज़िक्स का तारुफ, इंट्रो इसका देना फिज़िक्स। लेट्स सपोज हम खुद हैं, हमारे बारे में भी कोई इंट्रो मांगता है कि आपका क्या नेम है, क्या इंट्रो, तो आप अपना इंट्रो देते हैं ना किसी भी चीज़ के बारे में। इसी तरह से इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स के फिज़िक्स चीज़ क्या है, क्या इसकी डेफिनेशन है, अब इसके बारे में क्या जाते हैं, इसका इंट्रो दें, इसकी डेफिनेशन भी आ सकती है। ठीक है, डिफाइन द फिज़िक्स। तो ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है, आपने इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, फिज़िक्स इज़ अ साइंस। ठीक है, फिज़िक्स क्या है, एक साइंस है। साइंस वर्क अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक मेथड। जो साइंस होती है वो किसके मुताबिक काम करती है, साइंटिफिक मेथड के मुताबिक काम करती है। ठीक हो गया स्टूडेंट, समझ आइए आपको कि फिज़िक्स क्या है, एक साइंस है, और ये किसके अकॉर्डिंग वर्क करती है, साइंटिफिक मेथड के। ये आपने डेफिनेशन लिख देनी, अगर आई तो हैंड आउट वाली भी लिख सकते हैं। इसके अलावा जो है मैं आपको खुद से बता रही हूँ, अगर तो आपने 2 मार्क्स पूरे लेने हैं ना, तो आप जो है थोड़ा सा 2 से 2.5 लाइन जो है ज़रूर लिखें। ठीक है, अब इतनी भी छोटी शॉर्ट फॉर्म में अगर आप लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। तो आपने जो है डेफिनेशन नोट कर लें, ये भी लिख लें आप फिज़िक्स की डेफिनेशन। द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड एनर्जी। समझ आई? मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ आपको। द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड एनर्जी। साइंस की वो वाली ब्रांच, वो साइंस की शाख जिसमें कंसर्न किया जाता है, जिसके बारे में किसके साथ ताल्लुक़ किया जाता है, इसके नेचर के साथ, प्रॉपर्टीज़, मैटर ऑफ प्रॉपर्टीज़, मादे की हालतों के साथ, एंड एनर्जी के साथ। ठीक हो गया, ये इसकी डेफिनेशन थी। और जो है आपको, हाँ जी, बस यहाँ इस जो फर्स्ट वाला है ना, इसमें इंट्रो ही दिया हुआ था। अगेन मैं आपको जो है ना इसका बता देती हूँ, सारा वर्ड टू वर्ड बताती हूँ। अच्छा जी, द साइंटिफिक मेथड एक्सेप्ट ओनली रीजन, लॉजिक एंड एक्सपेरिमेंट एविडेंस टू टेल बिटवीन व्हाट इज साइंटिफिकली करेक्ट एंड व्हाट इज़ नॉट। जो साइंटिफिक मेथड होता है उसको सिर्फ इस रीज़न पर एक्सेप्ट किया जाता है, किन दो रीज़न पर एक्सेप्ट किया जाता है, लॉजिक एंड एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। लॉजिक और जो हम तजुर्बात करते हैं उनकी बिना पर, उनके सबूत पर, टू टेल ये बताने के लिए, बिटवीन इन दोनों के दरमियान कि व्हाट इज़ साइंटिफिकली करेक्ट, कि क्या साइंटिफिकली तौर पर सही है, एंड व्हाट इज़ नॉट, और क्या सही नहीं है। ये आगे आपको समझ, इतनी आगे आ जाए। साइंटिस्ट डू नॉट सिंपली बिलीव, साइंटिस्ट जो होते हैं, साइंसदान जो होते हैं, वो इतनी जल्दी यकीन नहीं करते। क्यों नहीं, क्या करते हैं वो टेस्ट करते हैं, एंड कीप टेस्टिंग अनटिल सेटिस्फाई, और वो तब तक टेस्ट करते रहते हैं, तब तक तजुर्बात पर टेस्ट करते रहते हैं जब तक वो सेटिस्फाई ना हो जाए, वो इत्मीनान ना उनको हो जाए, मुतमिन ना हो जाए कि जी बिल्कुल ये एक्सपेरिमेंट जो है बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तब तक वो क्या करते हैं, टेस्ट करते रहते हैं। जस्ट बिकॉज सम बिग साइंटिस्ट से समथिंग इज़ राइट, इसी वजह से कुछ जो साइंसदान होते हैं वो कहते हैं कि समथिंग राइट, कुछ ठीक है, डेट थिंग डज नॉट बिकम अ फैक्ट ऑफ साइंस। ठीक हो गया। अनलेस अ डिस्कवरी इज रिपीटेडली एस्टेब्लिश इन डिफरेंट लेबॉर्ट्रीज एट डिफरेंट टाइम बाय डिफरेंट पीपल। इसका मतलब क्या हो गया कि जो कुछ हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, लेकिन वो क्या होता है,
डिफरेंट उनका टाइम होता है, डिफरेंट लोग होते हैं और डिफरेंट लेबॉर्ट्रीज होती हैं, ठीक है। उसके बाद है द सेम थ्योरेटिकल रिजल्ट इज ड्राइव्ड बाय क्लियर यूज ऑफ एस्टेब्लिश्ड रूल, we do not accept it as a scientific discovery. The real strength of science lies in the fact that it constantly keep challenging itself. तो यहाँ तक जो हाँ उन्होंने बस इसका इंट्रो दिया हुआ था कि जो है फिज़िक्स क्या है। आपने इसमें से जो करने वाला है ना स्टूडेंट, बस वो ये है कि व्हाट आर फिज़िक्स, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसके कौन से 2 रीज़न हैं जिस पे इसको एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है। तो डैट इज़ लॉजिक एंड एक्सपेरिमेंटल, ये इसमें करने वाली थी। इसके अलावा मैंने आपको रीड भी कर दिया और समझा भी दिया। जो सेकंड वाला पॉइंट है वो है इट इज़ थाउट दैट द लॉ ऑफ फिजिक्स डू नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। आपने ये वाला इसका याद रखना है कि जो फिजिक्स के लॉ होते हैं, आपको क्वेश्चन भी आ सकता है व्हाट आर द लॉ ऑफ फिजिक्स, ठीक है, या हाउ मेनी लॉ ऑफ फिजिक्स। तो देयर आर मेनी लॉ ऑफ फिजिक्स। इसके हैंड आउट में नहीं बताया हुआ, लेकिन मैं आपकी जो है इंफॉर्मेशन के लिए अगेन बता देती हूँ कि कितने लॉ होते हैं फिज़िक्स के, ठीक है। बहुत सारे लॉ होते हैं, जैसे जो लॉ आपने पढ़े होंगे काफ़ी ज़्यादा। हाँ जी, तो बहुत से लॉ होते हैं जिनमें से आपने अगर पूछा भी जाए कि कितने तरह के होते हैं, तो आपको पता ना चाहिए, आप पेपर में लिख सकें। तो एक होता है जोल लॉ, इसके बारे में पढ़ा भी होगा आपने, पास्कल लॉ, उसके बाद न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, आप इसमें पढ़ेंगे भी। उसके बाद न्यूटन के 3 लॉज थे, ठीक है। आपने इसमें लिखना न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये तो सेम ही चीज़ आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद पास्कल लॉ एंड जोल लॉ, ये आपने 5 लिख देने तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक हो गया स्टूडेंट। यहाँ से एक क्वेश्चन बन रहा था वो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद है और जो फिजिक्स के लॉ होते हैं वो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होते। दिस इज़ वाई एक्सपेरिमेंट कैरीड आउट इन डिफरेंट बाय डिफरेंस। और क्यों जो एक एक्सपेरिमेंट उसको कैरी किया जाता है और कैरीड आउट किया जाता है डिफरेंट कंट्रीज़ में, मुख्तलिफ ममालिक में, बाय डिफरेंट साइंटिस्ट, मुख्तलिफ साइंसदान से। और फैनी रिलीजन किसी भी मजहब के और रेस हैव ऑलवेज लेड टू द सेम रिजल्ट इफ द एक्सपेरिमेंट हैव बीन डन ऑनेस्टली एंड करेक्टली, ठीक है। कि अगर जो है ऑनेस्टली और करेक्टली तौर पर एक्सपेरिमेंट किया जाए, ठीक है, तो जो है हमेशा ये क्यों सेम रिज़ल्ट आता है। चाहे वो एक्सपेरिमेंट का रिज़ल्ट हमेशा क्यों सेम आता है, चाहे आपने वो है डिफरेंट रिलीजन के साइंटिस्ट से करवाया हो, चाहे वो डिफरेंट कंट्री से हो, ठीक है। तो ये इस लाइन का मतलब था। उसके बाद एविडेंस कंटेनिंग इन द लाइट एंड दैट लेफ्ट डिस्टेंस स्टार बिलियन ऑफ इरेज स्ट्रॉन्गली इंडिकेट दैट द लॉ ऑपरेटिंग एट द टाइम वर नो डिफरेंट दें। देखना, अब मैं आपको इस एग्जांपल से बताती हूँ कि क्यों जो है लॉ ऑफ फिजिक्स प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होते, या फिर क्या रीज़न इसके देखें। छोटी सी मिसाल ले लेते हैं कि अब से अगर तो आप में से कुछ स्टूडेंट ने एफएससी या फिर मैट्रिक में फ़िज़िक्स पढ़ी है, ओबियसली होती है फ़िज़िक्स। तो जो फिज़िक्स में कानून वगैरह आपने पढ़े थे, लॉ पढ़े थे, न्यूटन फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ, जो भी आपने डेफिनेशन पढ़ी थी, अगर आज भी आप वो बुक्स उठा के देख लें तो उनमें वो वही डेफिनेशंस होंगी, वही कानून, वही लॉ बताए होंगे, ठीक है, वही एक्सपेरिमेंट बताए होंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि वो चेंज हो गए, जब आप पढ़ते थे तो तब और थे। तो ऐसे ही है कि जो फिज़िक्स के लॉ होते हैं वो चेंज नहीं होते, वही सेम रहते हैं। अब ये तो नहीं ना उन्होंने कोई चेंजिंग ला दी है, जो पहले कानून थे वो चेंज करके अब और स्टूडेंट्स के लिए रख दिए हैं फिज़िक्स के। नहीं, फिज़िक्स के जो लॉ हैं वो चेंज नहीं होते, ठीक है। तो यही इसमें उन्होंने बताया हुआ था। और यहाँ के वी आल्सो थिंक दैट लॉ ऑफ फिज़िक्स टुडे आर द सेम, देखा सेम ही रहते हैं एज दे वर इन द पास्ट, जैसा कि वो पास्ट में थे, ठीक हो गया। तो इसमें और कोई भी ज़रूरी बात नहीं है, जो उन्होंने बताया हुआ था उसको मैंने ट्रांसलेट कर दिया हुआ है, आपने बस एक दफ़ा पढ़ लेना, ठीक है। बाकी मैं वर्ड टू वर्ड बता रही हूँ सारा कि आपको समझ आती जाए। थर्ड वाला पॉइंट है दिस कोर्स विल कवर द फॉलोइंग ब्रॉड कैटेगरीज। ये जो कोर्स है फिज़िक्स का, इसकी ये बहुत सी कैटेगरीज को, इसकी बहुत वसी कैटेगरीज है। ब्रॉड का मतलब होता है वसी, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसमें उन्होंने 4 कैटेगरीज बताई हुई हैं जिनमें ABCD का ऑप्शन बता दिया हुआ है। तो ये जो क्लासिक मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, थर्मल फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, इनमें डिफरेंस भी आ सकता है, इनको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जा सकता है, इसमें से क्विज भी बन के आ सकता है आपको, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। और ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द टाइप ऑफ फिज़िक्स। तो अगर आप 9th की बुक उठा कर देखें तो आपको वहाँ पे लॉ ऑफ फिज़िक्स की जो टाइप्स हैं एक साइड पर बॉक्स बना होगा, वहाँ पे नज़र आ जाएंगी। तो ये सारी जो उन्होंने इधर बताई हुई हैं, क्वांटम मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, थर्मल फिज़िक्स, वो सारी साथ में जो हैं फिज़िक्स की टाइप्स में आ रही होंगी, ठीक है। तो ये फिज़िक्स की टाइप ही हैं, तो आपने ये याद रखनी, इस तरह से भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो अब हम पढ़ लेते हैं फर्स्ट वाली जो क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होती है। विच डील विद द मोशन ऑफ बॉडीज़, जिसमें डील किया जाता है
हाँ जी, तो इसमें 4 कैटेगरीज हैं। तो पहले वाली जो है क्लासिक मैकेनिक्स, इसमें क्या था, विच डील विद द मोशन ऑफ बॉडीज अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस। दिस इज ऑफन कॉल्ड न्यूटन मैकेनिक्स एज वेल। आपको ये इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द न्यूटन मैकेनिक्स। ये अगर आपको न्यूटन मैकेनिक्स के बारे में पूछा जाए तो आपने परेशान नहीं होना, आपने मिक्स नहीं कर देना कुछ भी इसमें से, ठीक है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की डेफिनेशन वही उसमें लिखनी है, ये नहीं कि क्लासिक की इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, थर्मल की क्वांटम में, ऐसे नहीं करना आपने, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बताया कि उसको बड़े इत्मीनान के साथ अपनी इंजॉयफुली करके समझ के इस जो लेसन है ये वाले अपने अच्छे से करने हैं, ठीक है। परेशान नहीं होना कि जी इतनी मुश्किल बुक है ये, तो कुछ भी नहीं होता इसमें, जस्ट न्यूमेरिकल्स होते हैं, फार्मूलाज होते हैं, डेफिनेशंस होती हैं, डिमेंशन मालूम करनी होती है, और कुछ भी नहीं होता। ये ईजी होती है ये बुक, और मेरी ये फेवरेट रही है शुरू से, ठीक है। हाँ जी, तो विच डील विद द मोशन ऑफ बॉडी, इसमें क्या किया जाता है, एक जो बॉडी होती है उसकी जो मोशन है वो हरकत कर रही होती है। लेट्स सपोज के एक बॉडी है वो मोशन कर रही है, हरकत कर रही है अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, किसी फोर्स के तहत, ठीक है। एक फोर्स के अंडर रह कर वो क्या कर रही है, कोई अमल कर रही है, और उसके साथ डील करना होता है। विच डील विद द मोशन ऑफ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक हो गया। दिस इज ऑफन कॉल्ड न्यूटन मैकेनिक्स एज वेल। ये आपने इसकी डेफिनेशन अच्छे से कर लेनी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होती है, whose objective is to study how charge behave under the influence of electric and magnetic field। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की जब बात आनी है आपके फ़ौरन बस आपके माइंड में ये याद होना चाहिए कि हाँ इसमें तो ये मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में बताया हुआ था, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से बताया हुआ था, ठीक है। तो इसमें क्या स्टडी करवाया जाता है, किस चीज़ों के बारे में बताया जाता है कि किस तरह से चार्ज, हाउ चार्ज बिहेव, किस तरह से चार्ज बिहेव करेगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। आपको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का पता होगा, ठीक है, उनके अंदर जो है किस तरह से एक चार्ज जो है बिहेव करता है, ठीक हो गया। एज वेल एज अंडरस्टैंड, और किस तरह से इसको समझता है हाउ चार्ज कैन क्रिएट दिस फील्ड, और ये चार्ज जो है किस तरह से क्रिएट होते हैं एक फील्ड के अंदर रहकर, ठीक हो गया। उसके बाद है थर्मल फिजिक्स। थर्मल फिजिक्स क्या होती है, इन विच वन स्टडी द नेचर ऑफ हीट एंड चेंज डैट द एडिशन ऑफ हार्ट ब्रिंग अबाउट इन मैटर। थर्मल से आपको पता चलना चाहिए कि थर्मल है, कोई हीट लाइक है, एनर्जी लाइक है, कुछ हीट वाला हीट फॉर्म है इसमें, ठीक है। तो इन विच वन स्टडी द नेचर ऑफ हीट एंड द चेंज डेट द एडिशन ऑफ हीट ब्रिंग अबाउट इन मैटर, ये आपने याद कर लेनी। उसके बाद क्वांटम क्या होता है, क्वांटम में याद रख आप क्वांटम मतलब इन सब का ना आप एक एक अपने जहन में बना लेना आपने कि क्वांटम है, तो इसको हमने ये याद रखना है कि इसमें तो एटम से न्यूक्लाई थे, क्वार्क थे, ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स टाइप था कुछ, ठीक हो गया। तो विच प्राइमरी डील्स विद द फिजिक्स ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट, जिसमें फिजिक्स की जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनके बारे में डील किया जाता है, सच एज जैसा कि एटम, न्यूक्लाई, क्वार्क, एटीसी, ठीक हो गया। हाउ अवर क्वांटम मैकेनिक्स विल बी ट्रीटेड ओनली ब्रीफली फॉर लेक ऑफ टाइम। इसको कैसे ब्रीफ किया जाता है, अगर लेक ऑफ टाइम की कमी हो तो उसको क्या करते हैं, एज अ ब्रीफ करते हैं, ठीक हो गया, ट्रीट करते हैं, सॉरी। तो ये आपकी फोर्थ थी। तो स्टूडेंट्स इसको आपने अच्छे से करना है, मुझे पूरी उम्मीद है कि इनमें से कोई भी आ सकती है आपको, ठीक हो गया। उसके बाद एक क्वेश्चन, एवरी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म ऑफ 3 फंडामेंटल डायमेंशन, मैस, लेंथ, टाइम। तो आपको ये पूछा जा सकता है, क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट आर द फिजिकल क्वांटिटी। देखें स्टूडेंट, जो भी छोटी छोटी चीज़ होती है उसको मैं क्वेश्चन बना के बताती हूँ कि अगर आपको इसका कंसेप्चुअल पेपर भी आ जाता है, और पेपर जो है बुक से ही बन के आता है, कंसेप्चुअल कहीं बाहर से नहीं आ जाता, ठीक है। अगर आपने पढ़ा हुआ है, कंसेप्ट लिए हुए हैं, तो आपका पेपर इंशाल्लाह अच्छा होता है। तो यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी, अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट आर द फिजिकल क्वांटिटी। तो अपने याद रखना है, फिजिकल जो हम फिजिकली कर सकते हैं, फेस टू फेस जो हो रहा हो, जो रियल में हो रहा हो, समझ आइए आपको, ये वो है। तो इसको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, इन टर्म ऑफ 3, इसकी 3 कैटेगरीज होती हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले पता होना चाहिए फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है, ठीक है। क्या होती है, विच कैन बी, जिसको हम मैयर कर सकते हैं, जिस चीज़ को हम देख सकते हैं, ठीक है, विच वी कैन बी मैयर समथिंग्स, ठीक हो गया, डेट इज़ नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद इसमें 3 फंडामेंटल डिमेंशन होती हैं, कौन कौन सी, मैथ, लेंथ एंड टाइम। ये आपने 3 याद रखनी है। उसके बाद आपसे ये जो स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, एनर्जी, प्रेशर लिखा हुआ है, ये आगे इनकी डायमेंशन बनाई हुई है। डिमेंशन आपको तभी बनानी आती है जब स्टूडेंट्स आपको फार्मूलाज आते होंगे, ठीक है। तो आपको इनके फार्मूलाज आने चाहिए, जो स्पीड है, ठीक है। तो आपको डायमेंशन बनाने के लिए आपको पहले क्या फार्मूलाज आने चाहिए, ठीक है। अदरवाइज़ जो फार्मूलाज हैं मैं आपको बता देती हूँ, इनके आपने नोट कर लेने हैं। हाँ जी, जो यूनिट ऑफ स्पीड है, स्पीड का जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है।
ठीक है। तो जो स्पीड का फार्मूला होता है मीटर पर सेकंड होता है, ये अपनी याद रखना है, मीटर पर सेकंड होता है, ये चाहे आप नोट भी कर लें, मीटर पर सेकंड। और जब आप इसकी डिमेंशन बनाएंगे तो आप इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी किस तरह से जो डिमेंशन वगैरह हम फाइंड करते हैं, किस तरह से डिमेंशन बनती है। ठीक हो गया। तो फिलहाल जो है लेक्चर की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, तो मैं नहीं चाहती कि आप जो है ज़्यादा जो है बोरिंग फील करें। तो इतनी तो फिर समझने के लिए हो ही जाती है लेक्चर्स की वीडियो। और अदर यूट्यूब्स में देखा, यूट्यूब लेक्चर देखे जाएँ तो वहाँ भी जो है काफ़ी ज़्यादा 21-22 मिनट से इससे भी ज़्यादा होती हैं, लेकिन मैं जल्दी ही इंशाल्लाह इसको कवर करवा दूँगी। हाँ जी। तो जो है एक्सेलरेशन, उसका क्या यूनिट होता है वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है स्टूडेंट, जो एनर्जी का यूनिट होता है वो जूल होता है। और प्रेशर का जो यूनिट होता है पास्कल होता है, और 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। ठीक हो गया, ये भी नोट कर लें। देन उसके बाद जो है, हाँ जी, तो मैं यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का यूनिट जो है उसका आपको पता होना चाहिए। सारे जो है ना यूनिट आपको पता होने चाहिए। तो आपने क्या कर लेना, फिर इसकी डिमेंशन आ जाएगी। अदरवाइज़ आप अच्छे से गूगल से सर्च करके इनके यूनिट ढूंढ लेने हैं आपने। इनको साइड पे अपनी जो है एक नोट बुक बनाए। मैं तो कहती हूँ जो आपको मैं समझाती जा रही हूँ, क्वेश्चन बताती जा रही हूँ, आप रोज़ाना बेस पे जो है अपनी नोटबुक बनाएं फिजिक्स की, और वो नोट करते जाएँ। ठीक हो गया। उसके बाद यू कैन नॉट ऐड क्वांटिटी डेट हैव डिफरेंट डायमेंशन, सो फोर्स कैन बी एडेड टू फोर्स बट फोर्स कैन नेवर बी एडेड टू एनर्जी। इसकी समझ आइए आपको कि जो आप जो है क्वांटिटीज ऐड नहीं कर सकते डेट हैव डिफरेंट डायमेंशन, अगर आपकी डायमेंशन डिफरेंट है। फर्ज करें आपकी दोनों साइड पे जो डायमेंशन है, ठीक है, वो सेम है ठीक है, तो फिर वो क्या होगी, करेक्ट होगी। अगर आपकी डायमेंशन सेम नहीं है, दोनों साइड पे जो वर्डिंग है वो सेम नहीं है, डायमेंशन सेम नहीं है, तो आपकी जो क्या कर सकते हैं, आप वहाँ पे कोई भी चीज़ जो है ऐड नहीं कर सकते। जैसे कि सो फोर्स कैन बी एडिड टू, फोर्स जो है फोर्स के साथ ही ऐड की जाएगी, ठीक है, बट फोर्स कैन नेवर बी एडिड टू एनर्जी के साथ नहीं की जाएगी। एनर्जी के साथ, फोर्स के साथ, इस तरह जो है डायमेंशन बनेगी। आर फार्मूला इज डेफिनेट रॉन्ग इफ द डायमेंशन ऑन द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द इक्वल साइन आर डिफरेंट। फार्मूला जो है डेफिनेटली गलत हो जाएगा अगर आपकी डिमेंशन जो है लेफ्ट और राइट साइड पर इक्वल नहीं है, ठीक है, साइन डिफरेंट होता है। उसके बाद है 7 वाला पॉइंट है कि अ गुड साइंटिस्ट फर्स्ट थिंक ऑफ, हाँ जी, इसमें मैं आपको ओवरऑल बताती हूँ कि क्या है क्या नहीं इसमें बताया हुआ। ठीक है, देखें कोई भी हम पॉइंट लिखते हैं साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म तो आपने पढ़े होंगे, ठीक है, अदरवाइज नहीं भी पढ़े तो आपको मैं इधर क्लियर करवा देती हूँ। जैसे कि ये देखें, so if you are asked to calculate the height of some building using some data and you come up with, ये देखिए ये वैल्यू थी एक 0.301219 मीटर, और आगे उन्होंने जब कन्वर्ट की इसको साइंटिफिक नोटेशन, मतलब इसका जब पॉइंट ख़त्म किया, इशारिया ख़त्म किया, तो वहाँ से 3 से उन्होंने 4 कर दिया, और बाकी सारी जो वैल्यू वो सेम है, और मल्टीप्लाई 10 की रेज पर 6 मीटर कर दी। ठीक है, मतलब जितने पॉइंट के बाद वैल्यू थी उनको, वो कितनी थी, 6 थी, उनको 10 की रेज पर 6 कर दिया, और जो 3 के बाद 4 उन्होंने पॉइंट बढ़ा दिए। ठीक हो गया। इस तरह से कि हम किस तरह से पॉइंट्स चेंज कर सकते हैं, और इसमें कुछ भी ज़रूरी नहीं था। जो है 8 वाला, ऑलवेज चेक योर इक्वेशन टू सी इफ़ दे हैव द सेम डायमेंशन ऑन द लेफ्ट साइड एज ऑन द राइट। So for example, from this principle we can see the equation v square is equal to u square plus 2 at। यहाँ पे जो है a जो है acceleration है, t जो है वो time है, ठीक है, is clearly wrong। कब ये wrong होगा, whereas v square is equal to u square plus 13a square t square could possibly be a correct relation। ठीक हो गया। तो इसमें उन्होंने बस यही बताया कि जो है आपकी जो मतलब दोनों साइड पे जो है आपकी वैल्यू जो सेम होनी चाहिए। ठीक हो गया। फिर आपकी फार्मूलाज भी ठीक हो गए, डायमेंशन भी ठीक हो गए, और कुछ भी नहीं है इसमें ज़्यादा। 9 वाला, व्हेन एवर यू डिराइव एन इक्वेशन डाटा इज़ अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड सी इफ़ यू कैन फाइंड अ स्पेशल लिमिट वेयर इट बिकम। हाँ जी, तो इसमें आपको यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, मैंने हाईलाइट किया हुआ, यहाँ से पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द फार्मूला फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड। ठीक है, आगे ये भी पूछ सकते हैं वो कि इन अ गैस, एक गैस में, यहाँ बस इतना पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द फार्मूला फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड। तो आपको पता होना चाहिए इसका फार्मूला क्या है। तो ये आगे उन्होंने फार्मूला पुट किया हुआ है, v इंटू वी ई माइनस वी
इसकी जो फाइनल वेलोसिटी थी उसमें से, ठीक है, माइनस किया हुआ है, और आगे से उसके एक्सेलरेशन से उसको उसका स्क्वायर रूट लिया हुआ है, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला, यहाँ से ये क्वेश्चन बन रहा था। और बाकी ये जो डायग्राम आपको दिखाई जा रही है इसमें यही है कि जो अब हमने लाइन ड्रा की, इसकी जो फाइनल वेलोसिटी थी जो है, इसमें मेन पार्ट ये है कि देखें ये जो सेंटर में आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि जो इधर वाला हिस्सा है और जो साइड वाला हिस्सा है, इन दोनों की क्या है, डिस्टेंस सेम है। क्यों सेम है, इसकी आपको पता होना चाहिए कि इनकी जो फाइनल वेलोसिटी, मतलब ये इनकी फाइनल वेलोसिटी है, ये ए फर्स्ट कर लेंगे, जो सेंटर में इनके डॉट्स लगा हुआ है, इधर वाला हिस्सा जो ए पार्ट है, जो दूसरे वाला है वो है बी पार्ट, ठीक है। तो इनकी जो सेंटर, तो इन दोनों का क्या हुआ, सेम हो गया, इनकी वेलोसिटी क्या, मतलब जितना हिस्सा उधर है उतना ही इधर है, ठीक है। तो उतना ही एरिया इधर कवर हुआ, उतना ही उधर हुआ, तो इट्स अ फाइनल वेलोसिटी, समझ आ गई, इसको क्या बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी, इसी की मुकम्मल वेलोसिटी होती है। और जब ये अपवर्ड स्टार्ट हुआ तो थोड़ा थोड़ा जब ये बढ़ा तो इसकी ज़्यादा होगी, फिर अचानक से इसकी कम होगी वेलोसिटी जब ये बी पॉइंट पे गया। तो ये था स्टूडेंट, इसके कुछ पॉइंट्स थे, 9 पॉइंट थे। और ये सॉरी मैं 6 वाला भूल गई थी, डू नॉट कन्फ्यूज यूनिट एंड डिमेंशन। आपने यूनिट और डिमेंशन में कंफ्यूज नहीं होना, यूनिट्स कुछ और होते हैं, डायमेंशन कुछ और होती है। डायमेंशन वो होती है जो यूनिट से हम निकालते हैं, यूनिट से ड्राइव करते हैं, यूनिट से अखज़ करते हैं, मतलब हमें किसी चीज़ के यूनिट आते होंगे तो हम डायमेंशन बनाएंगे ना, ठीक है। तो डायमेंशन और होती है, यूनिट और होती है, आपने इसको मिक्सअप नहीं करना। वी कैन यूज़ डिफरेंट यूनिट टू मेजर द सेम फिजिकल क्वान्टिटी। तो हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं डिफरेंट यूनिट्स। तो आगे से ये क्वेश्चन है, सॉरी ये एक एमसीक्यूज इन दिस कोर्स वी शैल ऑलवेज यूज़ द MKS और मीटर। ये एक एमसीक्यूज आ सकता है, आपने याद रखना है कि MKS का क्या मतलब होता है, किलोग्राम मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, ठीक है। तो यही था आज का लेक्चर। इसमें जो क्वेश्चन बन रहे थे, जो अहम चीज़ें थी मैंने आपको बता दी हैं। बेसिकली क्या था फिज़िक्स, इसके फर्स्ट चैप्टर है किसके बारे था, फिज़िक्स के बारे में, फिज़िक्स के इंट्रो के बारे में बताया था। फिज़िक्स की डेफिनेशन मैंने बता दी आपके, इसकी जो है टाइप्स पूछी जा सकती हैं। आगे से जो फार्मूलाज थे वो आपको आ सकते हैं कि इनकी डिमेंशन बताएं या फिर इनके फार्मूला क्या है स्पीड एक्सेलरेशन के, ठीक है। और इसमें कुछ भी नहीं था, जो मैंने हाईलाइट की है आपने अच्छे से कर लेनी है, तो इंशाल्लाह आपका लेक्चर पूरा हो जाएगा। और ये वीडियो क्यों ज़्यादा लॉन्ग बनी है, इसकी वजह यह है कि स्टूडेंट्स, आपने बोला, स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम आप वर्ड टू वर्ड बताया करें, तो जब वर्ड टू वर्ड बताया जाएगा, ट्रांसलेट भी किया जाएगा, साथ में हर चीज़ें अहम बताई जाएगी, तो ओबियसली आपको पता है स्टूडेंट के टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। और इतनी ज़्यादा नहीं है लॉन्ग वीडियो, बहुत ही अच्छे वे में मैंने आपको समझाया, और होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी बुक के। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा। तो लास्ट में यही कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपके पास आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। टेक योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।